नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। ब्लड का एक चैप्टर हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है। जिसने वीडियो नहीं देखी, पहले ब्लड का पहला यूनिट देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए। दूसरा जो चैप्टर है आज का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आप लोग ऐसा चैप्टर है कि जिसको लगभग सभी को जानने की जरूरत होती है। प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो ये देख लीजिए प्लेटलेट्स है क्या। ब्लड में आपको बताया था मैंने कि ब्लड में WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है और क्या होगा, एक प्लाज्मा होगा। समझ में आ रहा है? तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म में होगा और RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब क्या होंगे, एक कण फॉर्म में होंगे और जो प्लाज्मा में तैरने का काम करते हैं, प्लाज्मा के साथ फ्लो होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में मैंने बताया था क्या 90% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब ये प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है कि रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में क्या करना, सहायता करना। जब कहीं चोट लग जाता है तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कुछ प्रोटीन सिक्रीट होते हैं और वहां पर एक जाल नुमा बनाया लिया जाता है। समझ में आ रहा है? जाल नुमा, जिसको फाइब्रिन जाल कहते हैं ना, फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल बन जाता है। उस जाल से जो है, जो कणिकाएं हैं, छोटी छोटी कणिकाएं, वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो एक तरह से ऐसी छन्नी है जिसको हम उल्टा नहीं छान सकते। तो वहां से वो कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती और रक्त का थक्का लग जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। अगर इसके जीवन काल की बात किया जाए तो ये रक्त में 7 से 10 दिन तक ही जीवित रहता है। इसका मतलब यदि किसी को प्लेटलेट्स चढ़ाना है, अगर मैं आज डोनेट किया है तो उसको कम 5 से 6 दिन के अंदर उस प्लेटलेट्स को किसी दूसरे में चढ़ा देना है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आकार की बात की जाए तो इसका आकार 2.4 माइक्रोमीटर होता है। इसका आकार कितना होगा, 2.4 माइक्रोमीटर होगा। और इसमें इसकी क्वांटिटी की बात की जाए, इसमें कितना, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है तो 1.5 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर माइक्रोलीटर में। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगर नहीं पूछे, जैसे ऐसे जनरल भाषा में कहा जाए कि एक बूंद में कितने होंगे, तो एक बूंद में 15 से 40 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा आप। इसमें एक बूंद में, रक्त के एक बूंद में 15 से 40 लाख प्लेटलेट्स होंगे और रक्त के 1 माइक्रोलीटर में कितने होंगे, 1.5 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, चलिए प्लेटलेट्स कम भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि एक रोग है डेंगू। ठीक है, इसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डेंगू रोग है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, 1 लाख से भी कम हो जाता है। ठीक है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पूछ सकता है कि कौन से रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो आप क्या बताएंगे, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, डेंगू रोग जो है एक एडिस इजिप्टी नामक मच्छर काटने से होता है। ठीक है, मच्छर का क्या नाम है, एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और उस वायरस का क्या नाम है जिससे डेंगू फैलता है, तो उसका नाम है अरबो वायरस। क्या नाम है, अरबो वायरस। ये मच्छर जो है वो साफ पानी में देखने को मिलते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं एडिस इजिप्टी मच्छर का आपको चित्र दिखा देता हूं। ठीक है, मच्छर अगर देखो अगर प्लेटलेट्स, डेंगू हुआ है और प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो गए किसी के, तो फिर उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर इंसान की मृत्यु हो सकती है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो प्लेटलेट्स हम जब देते हैं तो हम प्लेटलेट्स डायरेक्ट नहीं दे सकते किसी को, पहले हमको ब्लड देना पड़ेगा, फिर ब्लड में से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। तो जिस प्रोसेस से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है उसको हम कहते हैं अपहेरेसिस। उसको हम क्या कहते हैं, अपहेरेसिस, प्लेटलेट अपहेरेसिस। समझ में आ रहा है? प्लेटलेट अपहेरेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाता है, ब्लड में से प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्लेटलेट्स कहां बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? भाई सीधी सी बात है कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का काम है, ब्लड का एक अंग है। तो ब्लड कहां बनता है, बोन मैरो में, तो प्लेटलेट्स भी कहां बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई डोनर प्लेटलेट्स डोनेट करके आया है तो 72 घंटे के अंदर उसका वो प्लेटलेट्स वापस शरीर बना लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा मोटी बातें प्लेटलेट्स के लिए। प्लेटलेट्स काम क्या करता है भाई? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। देखिए, रक्त का थक्का जमाने में कुल 14 तत्व सहायक होते हैं। कुल कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व सहायक होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात हम लोग यहाँ करेंगे जो एग्जाम में आता है, पूछ चुका है। ठीक है, पहला है देखिए प्रोथ्रोम्बिन, ये एक तत्व है। दूसरा है फाइब्रिनोजिन, मैंने बताया था फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन होते हैं। उसके बाद फिर विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड को का थक्का जमाने के लिए। उसके बाद फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी हमको। उसके बाद फिर थ्रोम्बोप्लास्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिंबाणु जिसको थ्रोम्बोप्लास्ट मतलब प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा कि जब जैसे ही कटेगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलेंगे और वहां पर क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन बनाएंगे। क्या बना देंगे? थ्रोम्बिन बना देंगे। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। उसके बाद फिर थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजिन से मिलेगा तो क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। मैंने बताया था, याद रखो, याद करो, जो सबसे पहला वीडियो देखा होगा उसको बता देगा वो प्रोटीन जब मैंने पढ़ा रहा था। तो फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन होता है जो कहां पाया जाता है? लीवर में बनता है ये प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो फाइब्रिनोजिन जब बनता है और थ्रोम्बिन के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। अब ये फाइब्रिन जो है ये कैल्शियम और विटामिन के साथ मिल करके रक्त का थक्का बना देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रक्त का थक्का बनने में किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है, रक्त का थक्का तो जम गया, तो यह सब चीज शरीर के जब अंदर ही है, ये हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सब चीज शरीर के अंदर है, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं रक्त जम जाता? बाहर क्यों जम जाता है? तो अंदर इसलिए नहीं जम जाता क्योंकि अंदर में एक तत्व होता है हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर शरीर के अंदर हिपैरिन नहीं होगा तो रक्त अंदर ही जम जाएगा, रक्त फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अगर ब्लड बैंक में क्यों नहीं जमता? ब्लड बैंक में मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है। तो ब्लड को जब रखा जाता है तो ब्लड क्यों नहीं जमता वहां पर? तो ब्लड इसलिए नहीं जमता कि उसमें एक तत्व मिलाया जाता है जिसको हम कहते हैं EDTA। क्या कहते हैं? EDTA कहते हैं। EDTA जो है इसका फुल फॉर्म है इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसिटिक। ठीक है, तो इसके कारण ब्लड बैंक में रक्त का थक्का नहीं जमता। ब्लड बैंक में 48 घंटे तक, मैंने आपको 48 दिनों तक ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये तो था प्लेटलेट्स के बारे में, है ना। प्लेटलेट्स से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। मैंने जितना बन सकते थे उतने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है दोस्तों प्लेटलेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स इससे बाहर कुछ नहीं आना। प्लेटलेट्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब इसमें करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब हम बात कर लेते हैं रक्त समूह के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, रक्त समूह। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि कॉमनली हमको पता है कि रक्त समूह होता है कितने टाइप का है? मेनली 4 टाइप के कॉमन रक्त समूह है। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा, इसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। लेकिन इन्होंने A, B और O की रक्त समूह की खोज की थी। AB रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, उस समय तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्होंने क्या किया? तो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फिर कुछ समय बाद इन्होंने 1902 में एक और थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कि भाई सभी व्यक्ति का, सभी मनुष्य का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग मनुष्य का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, इन्होंने बताया 1902 में। उसके बाद फिर कुछ समय बाद 1930 में एक स्टर्ली नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आप क्या बताएंगे? स्टर्ली नामक वैज्ञानिक। ठीक है, स्टर्ली या
कैस्टिली, डी कैस्टिली भी नाम के व्यक्ति यानी कहते हैं, अगर आपको ऑप्शन में स्टर्ली ना दिखे तो आप डी कैस्टिली लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम मेन बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप में जो मेन दो चीज होती हैं वो होती है एंटीबॉडी और एंटीजन। ठीक है, इतना आप समझ गए एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है तो आप रक्त का लगभग 50% चीज समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ब्लड में आरबीसी होता है और क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, फिर क्या होगा, प्लाज्मा होगा। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में तैरता रहता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस आकार का होगा। देखिए आपको मैं एंटीबॉडी दिखाता हूं, ये इस आकार का होगा। वाई आकार का एक प्रोटीन होता है ये। ठीक है, वाई आकार का प्रोटीन होगा, लेकिन इसके वाई में जो सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं वाई का जो दोनों छोर निकला हुआ है उसमें कहीं तो एक कर्व शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, और किसी एंटीबॉडी में आपको एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये है एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी भी दो टाइप के होंगे आपके। ठीक है, एक एंटीबॉडी ए होगा और एक एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी ए किसको बोलेंगे, जिसमें ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है आपको। समझ में आ रहा है? जिसके वाई शेप के एंटीबॉडी में जो छोर है उसका अगर शेप ट्रायंगुलर है, समझ में आ रहा है, ट्रायंगुलर और कर्वेचर शेप में, तो ट्रायंगुलर वाले को हम ए कहेंगे, जैसा ए टाइप का दिखता भी है वो। ठीक है, और जो कर्वेचर शेप होता है उसको हम एंटीबॉडी बी कहते हैं। उसको हम कौन सा एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी बी कहते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी काम क्या करता है भाई, यदि आपके शरीर में या आपके ब्लड में बाहर से कोई वायरस आ जाए या कोई बैक्टीरिया आ जाए या कुछ ऐसा चीज आ जाए, ऐसी तत्व आ जाए जो आपको हानि पहुंचा सकता है, तो उससे लड़ने का काम करता है कौन, एंटीबॉडी। तो बेसिकली आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि बीमारियों से लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी। बीमारी के जीवाणु और विषाणुओं से लड़ने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं, तो ये मेनली 5 टाइप के एंटीबॉडी आपको पता होगा। एंटीबॉडी 5 टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूं। एंटीबॉडी को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन कहते हैं। ठीक है, और इसको आईजी से डिनोट करते हैं। अब आईजी की बात की जाए तो कितने टाइप के आईजी होंगे, यानी कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होंगे, तो पहला होगा आईजीजी, दूसरा होगा आईजीए, तीसरा होगा आईजीएम, चौथा होगा आईजीटी और पांचवा होगा आईजीई होगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने GAMDE दिया हुआ है, आप ऐसा पढ़ सकते हैं इसको याद रखने के लिए, गम दे, GAMDE, गम दे। तो जी जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है शरीर में। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब IgA की बात करें तो ये हमें बाहर से प्राप्त मिलता है। देखो ये जो होता है ये शरीर के अंदर से ही हमें मिल जाता है, लेकिन ये IgA जो है, ठीक है, ये जो है IgA ये शरीर के बाहर से हमें मिलता है। ठीक है, डाइट वगैरह से हमको मिल जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अब कहोगे कि भाई जो बच्चे होते हैं, जो नवजात होते हैं, वो कुछ खा नहीं सकते बाहर का, है ना, तो उनको कहां से मिलेगा, तो उनको माता के दूध से मिलेगा। ठीक है, उनको उनके माता के दूध से वो एंटीबॉडी मिल जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। माता के प्रथम दूध को क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है क्वेश्चन। माता के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है, क्लोस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है IgA है, ये आपके आंसू में भी मिल जाएगा और आपके लार में भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? लार मतलब समझते हैं ना, सलाइवा जो थूक जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर IgM की बात कर लेते हैं। IgM ये ब्लड में बनता है, स्वयं बनता है। ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा ध्यान देने की, रक्त में पाया जाता है और ये शरीर में स्वयं बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर IgD और IgE की बात की जाए तो ये एलर्जी को समाप्त करने का काम करता है। ये दोनों जो इम्यूनोग्लोबुलिन है IgD और E, ये क्या करेंगे, एलर्जी को समाप्त करने का काम करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंटीजन की। क्या बात करेंगे, एंटीजन। ये हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या है भाई, रोगों से लड़ना।
एंटीबॉडी जो है वो दिखता किस टाइप का है, वाई शेप का दिखता है, ऐसा वाई शेप का दिखेगा आपको एंटीबॉडी। और वाई शेप में एंटीबॉडी यदि किसी का कर्व शेप हो, जो वाई के दोनों छोर ऊपर वाले हैं वो अगर कर्व शेप के हैं तो आप समझ जाइएगा वो एंटीबॉडी बी है, और जो अगर वो ट्रायंगुलर शेप के हैं तो आप समझ जाइएगा ये एंटीबॉडी ए। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब आज बात कर लेते हैं एंटीजन की बात करें। एंटीजन क्या होता है? अब एंटीजन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, एंटीबॉडी किसमें होता है, प्लाज्मा में होता है, और एंटीजन किसमें होगा, आरबीसी पर होगा। आरबीसी की सतह पर पाया जाता है एंटीजन। ठीक है, जिसकी सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये मैं बता देता हूं आपको, इसमें भी वैसा ही होगा, लेकिन जब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी में खांचे बने होते हैं, वो गहरा भाग होता है, लेकिन एंटीजन क्या होता है, ये उभरा भाग होता है। मतलब कहना जाए कि ये उसी में जाकर के फिक्स होने के लायक भाग बन जाता है। समझ में आ रहा है? आपको लगेगा कि इसी में से टूट के निकला हुआ है। तो शुरुआत में जब एंटीजन खोजा गया था तो कहा गया था कि भाई एंटीबॉडी का प्रारंभिक रूप एंटीजन है, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एंटीबॉडी जो है वो अलग से बनता है और एंटीजन अलग से बनता है। तो आरबीसी की सतह पर, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर ये आरबीसी की सतह पर दिख रहा है आपको। अब देखिए ये जो ट्रायंगुलर वाला एंटीजन है, ठीक है, ट्रायंगुलर वाला एंटीजन है, इसको हम एंटीजन क्या कहेंगे, ये ए के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे, इसको एंटीजन ए कहेंगे। आरबीसी की सतह पर होता है एंटीजन, और प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी। उसके बाद फिर जब मैं ये कर्वेचर वाला जो सर्कुलर शेप दिख रहा हूं, ये एंटीजन, इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। समझ में आ रहा है? एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पहचानना आ गया आपको। सबसे पहले अगर आपको ये पहचानना आ गया तो आप ब्लड ग्रुप आराम से देख करके बता सकते हैं माइक्रोस्कोप से, कौन सा ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि यदि मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो एंटीबॉडी में खांचे बने होते हैं ए आकार के, तो उसको हम एंटीबॉडी ए कहते हैं। और वही एंटीजन ए की बात करो तो ए उभरा बना होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी ए कहेंगे, सॉरी एंटीजन ए कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर वही सर्कुलर खांचा बना हो तो इसको हम एंटीबॉडी बी कहेंगे, और वही उभरा वाला मतलब सर्कुलर एंटीजन बना हो, आरबीसी पे सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, देख लेते हैं कि ए बी ये सब क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले, समझ में आ रहा है, ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन होगा ए और एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। एंटीजन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और एंटीबॉडी को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, छोटी एबीसीडी से डिनोट करेंगे। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग कि यदि मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करूं तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए पाया जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सा, बी पाया जाएगा। अब ये क्यों ऐसा उल्टा क्यों होता है, वो अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ब्लड ग्रुप बी की मैं बात करूं तो उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी की बात किया जाए तो एंटीजन ए बी पाया जाएगा और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए बी और बी बी। समझ में आ रहा है? सर्कुलर वाला भी पाया जाएगा और खांचे वाला मतलब ए शेप वाला भी पाया जाएगा, ये दोनों पाया जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक आप देखते होगे जब आप ब्लड चेक कराने जाओगे, आप पूछोगे कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है बताइए, तो वो 2 मिनट में चेक करके बता देते हैं। वो लोग कैसे बताते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके ब्लड निकालेंगे और ब्लड निकालने के बाद उस एक ड्रॉप को एक शीशे पर रखते हैं, शीशे को, उसके बाद फिर उस शीशे के ऊपर एक और शीशा चला जाता है ताकि वो लेयर एकदम पतला हो जाए। समझ में आ रहा है? आपके ब्लड का लेयर बहुत पतला हो जाए। तो पतले लेयर में अब वो अगर 2 तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, तो अब उसमें आरबीसी दिखेगा। अब आरबीसी आप देखोगे तो आरबीसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आपको आरबीसी के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तो आप क्या बता दोगे कि भाई इसका एंटीजन क्या है, ए है। ए है इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर आरबीसी में ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया सर्कल,
तो आप क्या बताओगे कि भाई इसका एंटीजन बी है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एंटीजन किस पे होते हैं, आरबीसी की सतह पर होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्कुलर दिख गया तो आप क्या बताओगे कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है। अगर किसी में दोनों दिख गया, कहने का मतलब कि सर्कुलर वाला भी स्ट्रक्चर दिख गया और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी दिख गया, तो आप समझ जाना कि उसका एंटीजन ए बी है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और यदि सिर्फ आपको आरबीसी दिख रहा है और आरबीसी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ है। समझ में आ गया, पहचानना आ गया ना ब्लड ग्रुप कैसे पहचानोगे। पॉजिटिव निगेटिव की बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इतना समझ लिया हो गया आप लोग। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते, अब देख सकते हो कि अगर मैं किसी ए ब्लड ग्रुप वाले में बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देता हूं, किसी ए ग्रुप वाले व्यक्ति में बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब क्या होगा कि देखिए इसमें ए वाले ब्लड ग्रुप में क्या होगा भाई कि एंटीजन तो त्रिकोणीय होगा, एंटीजन क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। तो ये जो सर्कुलर शेप है इस ट्रायंगुलर में फंसेगा नहीं, समझ में आ रहा है। अब फंसेगा नहीं तो ब्लड क्या होगा, फ्लो होगा। अगर फंस गया तो ब्लड आरबीसी फ्लो होना बंद हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, वो उसमें फंसना नहीं चाहिए, एंटीबॉडी और एंटीजन फंसना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि मैं ए को बी वाला चढ़ा देता हूं तो क्या होगा कि ए का जो एंटीजन है, ए का जो एंटीजन है बी के एंटीबॉडी में फंस जाएगा। बी का जो एंटीबॉडी देख रहे हैं ना, इसमें खांचा है और ए ही आकार का खांचा है। अब इसमें क्या होगा, ये फंस जाएगा। फंस जाएगा तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन ही रुक जाएगा मतलब क्लॉट बन जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर मृत्यु हो जाएगी इंसान की। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ए में बी वाले को नहीं चढ़ाया जाता। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो कि यदि बी ब्लड ग्रुप है किसी का, तो अगर उसमें ए वाला चढ़ा दूं तो बी का जो एंटीजन है, बी का जो आरबीसी है वो ए वाले ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी में फंस जाएगा, फंस के क्लॉट हो जाएगा और फिर वो फ्लो नहीं हो पाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अब मैं ए बी वाले की बात करता हूं। अब आप देखो कि इस ए बी वाले जो एंटीजन है, ए बी में कौन कौन सा एंटीजन होगा, ए बी होगा और बी भी होगा, दोनों होगा। और इसके आरबीसी के ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, देख रहे हैं आप, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें अगर मैं ए आरबीसी भी डाल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, या बी वाला आरबीसी डाल दो तो भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या है, ए बी वाले को हम कोई भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ए वाले भी चढ़ा सकते हैं, बी वाला भी चढ़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ओ ब्लड ग्रुप पर। अब ओ ब्लड ग्रुप क्या है भाई, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं इसमें कुछ भी चढ़ाऊंगा तो ये उससे डिफरेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन अगर मैं इसको कहीं भी चढ़ा दूं, अगर मान लो कि इसको मैं ए वाले में चढ़ा देता हूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना जी, फंसेगा ही नहीं है कहीं जा करके। प्लाज्मा में ये ब्लड जो है आरबीसी फंसना ही नहीं है, जब वो क्लॉटिंग नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफिक पूछता है तो आप ओ निगेटिव वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं, और स्पेसिफिक पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी निगेटिव वाला सभी से ब्लड नहीं ले सकता, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतना समझ में आया होगा, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है। आरबीसी में अगर ट्रायंगुलर शेप का एंटीजन पाया गया तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा। अगर सर्कुलर शेप का एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि दोनों पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और यदि एक भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। ए वाले एंटीजन में बी एंटीबॉडी होगा, बी वाले एंटीजन में ए एंटीबॉडी होगा, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ में एंटीबॉडी दोनों होंगे लेकिन एंटीजन कोई नहीं होगा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की बात क्या है कि अब देखो आगे हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में जानते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर को गोल्ड लैंड स्टीनर ने, ठीक है, आरएच फैक्टर गोल्ड लैंड
RH फैक्टर को गोल्ड लैंड स्टीनर ने 1940 ईस्वी में रिसस नामक बंदर, रिसस नाम का एक बंदर होता है, रिसस उस बंदर का प्रजाति का नाम है रिसस, ठीक है। तो रिसस बंदर है, उस बंदर से उन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। बंदर की ब्लड को चेक किया तो देखा कि भाई इसके आरबीसी के ऊपर, भाई सबका आरबीसी क्या है, ट्रेंगुलर है, किसी में शेप का बना हुआ है स्ट्रक्चर, किसी में सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इसमें देखा कि इसमें एक स्क्वायर आकार का, एक डब्बे के आकार का शेप बना हुआ आरबीसी के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रायंगुलर भी नहीं है और ना ही सर्कुलर है, तो इसको कौन सा ब्लड ग्रुप कहा जाए। तो उन्होंने बहुत सारे फिर बंदरों को का टेस्टिंग किया, ब्लड का टेस्ट किया और देखा कि कुछ बंदरों में जो है वो जो ये डब्बे आकार का पाया जा रहा है स्ट्रक्चर, और कुछ बंदरों के आरबीसी पर नहीं पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो जिन बंदरों के RH फैक्टर मतलब ये जो डब्बा आकार पाया गया उन्हें RH पॉजिटिव कह दिया गया, मतलब उसमें ये आकृति दिखाई दी, और जिन बंदरों में ये आकृति नहीं दिखाई दी तो उसको RH नेगेटिव कहा गया, ठीक है। तो यहीं से पॉजिटिव और निगेटिव का चक्कर स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग सुनते होंगे कि A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, तो जिस किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर ये डब्बा इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो समझ लेना कि वो क्या है, RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। और जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा वो समझ जाना वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। समझ पा रहे ना, ठीक है। तो ये था RH फैक्टर का चक्कर। अब RH फैक्टर का भी क्या एक नाटक है कि RH फैक्टर में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, निगेटिव वाले को अपना ब्लड नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है। जिसके अंदर RH फैक्टर है वो उसी को ब्लड दे पाएगा जिसके अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं होगा उसको ब्लड नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब सेम जैसे आरबीसी वाले को वही ब्लड दे पाएगा, RH पॉजिटिव वाला। लेकिन RH निगेटिव वाला जो है वो RH निगेटिव वाले को भी दे सकता है और RH पॉजिटिव वाले को भी अपना ब्लड दे सकता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया RH फैक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बनता RH पॉजिटिव निगेटिव का क्या खेल है, क्या नाटक है। आप देखिए ध्यान से समझिए। और ये ऐसा बना दिया मैंने और फिर ये ऐसा एक डब्बा नुमा बना दिया। तो आप क्या बताओगे कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप सोचो कि भाई इसके अंदर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप A होगा, और इसके अंदर ये डब्बा जैसा आकृति दिख रहा है, RH फैक्टर दिख रहा है, इसका मतलब A पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, A पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं होता, ये वाला खांचा नहीं होता तो इसको हम क्या करते, A निगेटिव कह देते, क्योंकि इसमें RH है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रक्त समूह का क्या नाटक है, पॉजिटिव निगेटिव का क्या नाटक है, और कौन सा जो है ब्लड किसमें दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ये देखते हैं, है ना, ठीक है। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, ठीक है, A है मतलब उसके आरबीसी पर ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होगा और उसमें क्या होगा, एक डब्बे आकार का भी शेप होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब वो ब्लड ग्रुप दे किसको सकता है, आप खुद सोचो कि A किसको दे सकता है, A पॉजिटिव वाले को देगा। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो A पॉजिटिव वाले को ब्लड दे पाएगा और AB पॉजिटिव वाले को ब्लड दे पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था AB है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो AB पॉजिटिव वाले से ब्लड दे पाएगा, ठीक है। अब वो लेगा किससे, तो A वाला ले सकता है, पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और निगेटिव वाले से भी ले सकता है। तो लेने के लिए क्या होता है भाई, सर्वदाता किसको कहते हैं, O को कहते हैं। अब A जो है, A पॉजिटिव वाले से भी ब्लड ले लेगा, A निगेटिव वाले से भी ले लेगा, O निगेटिव वाले से भी ले लेगा और O पॉजिटिव वाले से भी ले लेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि O में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो उसमें कोई भी आरबीसी उसको डाला जा सकता है किसी में। समझ में आ रहा है। यदि हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो इसका मतलब हम ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे क्या उसको कि हम आरबीसी डोनेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग आरबीसी डोनेट करते हैं। अब इसी लॉजिक से अगर मैं बात करूं AB ब्लड ग्रुप की, AB पॉजिटिव वाले की, ठीक है, तो AB पॉजिटिव वाला सिर्फ AB पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे पाएगा। AB पॉजिटिव वाले को, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव वाला सिर्फ किसको
ब्लड दे पाएगा, पॉजिटिव वाले को ही दे पाएगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर AB की बात है तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर है, सर्कुलर वाला भी स्ट्रक्चर है और सर्कुलर वाला भी स्ट्रक्चर है, और कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी है। तो जब ट्रायंगुलर सर्कुलर दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कोई सा भी RBC डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर A नेगेटिव वाला भी मैं इसमें डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A पॉजिटिव वाला भी अगर मैं इसमें डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर B पॉजिटिव निगेटिव दोनों वाला इसमें ब्लड डाला जा सकता है, O पॉजिटिव निगेटिव दोनों डाला जा सकता है, और AB पॉजिटिव निगेटिव दोनों वाला ब्लड डाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम AB पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। AB अगर ऑप्शन में आता है तो AB लगाइएगा, या फिर पॉजिटिव निगेटिव में अगर आप कंफ्यूज करने का कोशिश करें तो याद रखिएगा AB पॉजिटिव वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं O पॉजिटिव की, सॉरी O निगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। O निगेटिव बहुत कम ब्लड ग्रुप पाया जाता है, पता होगा आप लोगों को। लगभग दुनिया में 4 से 5% लोगों के पास ही O निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसका ब्लड हम किसी में भी चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है कि नहीं, न त्रिकोण वाला है और न ही सर्कुलर वाला है स्ट्रक्चर, और चलिए, और न ही इसमें डब्बे वाला स्ट्रक्चर है, मतलब PRH फैक्टर है। अब O जो है, इसको देखो मैंने क्या बताया था, O पॉजिटिव निगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है, निगेटिव फैक्टर वाला पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और निगेटिव वाले को भी दे सकता है। इसीलिए O को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है। किसी को भी ये ब्लड अपना दे सकता है O निगेटिव वाला, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि O पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, कौन दे सकता है ब्लड, कौन नहीं दे सकता है, समझ में आ रहा है। अब एक तरीका और है ब्लड को चेक करने का, आप कभी गया होगे तो देखे होगे, एक व्हाइट कलर का जो है वो संगमरमर की प्लेट होती है, उसके ऊपर आपके ब्लड का जो 2 या 3 जगह उसको रख लिया जाता है, ठीक है। और रखने के बाद क्या किया जाता है, उसमें एंटीबॉडी मिलाया जाता है, समझ में आ रहा है। एंटीबॉडी मिलाने से क्या होगा कि 3 जगह डाला जाएगा, पहले में एंटीबॉडी A डाला जाएगा, दूसरे में एंटीबॉडी B डाला जाएगा, और तीसरे बूंद में एंटीबॉडी AB दोनों डाला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि A B और AB डाल दिया गया। अब A वाला मान लेते हैं ब्लड कुछ देर के बाद छोड़ने के बाद कि 2 ब्लड ऐसे होंगे जो क्लॉट जम जाएंगे, जो उसमें थक्का जम जाएगा, समझ रहे हो। थक्का जमने का मतलब क्या है कि उसके एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हो गए, फंस चुके हैं, और वो इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह। तो जो ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, जिस जगह वाला ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, उसमें आपने कौन सा एंटीबॉडी डाला था, मान लेते हैं कि ये वाला इकट्ठा नहीं हुआ और इसमें मैंने A एंटीबॉडी डाला था। अब A एंटीबॉडी किस में होता है, B ब्लड ग्रुप वाले में होता है, तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था। तो इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है बिना माइक्रोस्कोप के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूं, ये इस तरीके से देख रहे हैं आप, है ना। देखिए ये इस वाले का यहाँ पर क्लॉट जम गया है, ठीक है, इसमें भी क्लॉट जम गया, ये पूरे रक्त क्या है, इकट्ठे हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई क्लॉट नहीं जमा है, कोई भी रक्त का थक्का नहीं जमा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सब सही है, यहाँ पर सब चीज सही है। अपना एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग ही होना चाहिए, ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना कि इसका Y और उसका A दोनों क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। Y में A क्या होगा, फंस जाएगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं, अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि ब्लड ग्रुप कैसे हम पहचाने कि भाई अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप जो भी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप संभावित क्या हो सकता है कि नहीं। तो यदि मैं माता और पिता, अब एक बात इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी 2 लोगों के बीच में A, B और O, और एक ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, 4 टाइप के होंगे। तो ये जो O है ना, ये हर 2 ब्लड ग्रुप में घुस जाता है, बीच में घुसने का काम करेगा, ठीक है। O जो ब्लड ग्रुप है ये हर 2 ब्लड ग्रुप, हर 2 एंटीजन के बीच में घुसने का काम करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, इतना याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, O हर जगह बीच में घुसने का काम करता है, हर 2 एंटीजन के बीच में। अब यहाँ पर आप देखिए कि यदि मैं बोलता हूँ कि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, तो आप कॉमन सा दिमाग लगा के क्या बोलेंगे कि हाँ भाई बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ही होगा,
क्योंकि बी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का क्या होगा, बी होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है, अब यदि ए होगा इतना तो समझ में आया, लेकिन मैंने क्या कहा कि हर एक दो एंटीजन के बीच में एक ओ जो है वो घुसने का कोशिश करता है, तो ओ भी उसका हो सकता है, समझ, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो गया। ठीक है, माता का ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो फिर ए बी होगा, हो सकता है ना। अब इसमें भी बीच में घुसेगा कौन, ओ, तो ओ भी हो सकता है। मैंने बताया था ना कि ओ हर जगह बीच में घुसने का काम करता है। ठीक है, चलिए ए और ओ की बात मैं अगर करूं तो ए और ओ की बात करूं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या फिर ओ होगा। इसमें तो पहले से घुसा हुआ, घुसने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर यदि मैं माता का ब्लड ग्रुप ए बोल देता हूं, पिता का ए भी लगा देता हूं। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप सोचो खुद ही कि भाई बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या ओ बीच में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हर दो एंटीजन के बीच में ब्लड ग्रुप घुसता है। यहां पर टोटल कितने एंटीजन दिख रहे हैं आपको, 3 एंटीजन दिख रहे हैं, तो यहां पर ओ नहीं घुस पाएगा। ठीक है, चलिए यदि मैं माता का ब्लड ग्रुप बी मान लेता हूं और पिता का ओ मान लेता हूं। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप बी, पिता का ओ, तो सीधी सी बात है, आप लोग बता देंगे कि बी होगा और क्या होगा, ओ होगा। यदि माता का बी मान लेता हूं, पिता का ए बी मान लेता हूं, तो क्या होगा बताओ। यदि माता का बी है और पिता का ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या फिर ओ होगा। क्या नहीं होगा ओ, क्योंकि इसमें कितने एंटीजन है, 3 एंटीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है बातों को। ठीक है, चलिए अब ये RH फैक्टर में एक दिक्कत वाली बात ये है कि यदि किसी एक व्यक्ति है, पति है, पति का RH फैक्टर पॉजिटिव है और पत्नी का RH फैक्टर नेगेटिव है। ठीक है, पति का RH फैक्टर पॉजिटिव है, पत्नी का नेगेटिव है, तब दिक्कत क्या होता है कि जो पहली संतान होती है तो वो एकदम ठीक होगी, पहली संतान में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जितने भी संतान होंगे, इसके बाद जितने भी संतान होंगे वो या तो गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो फिर बाद में मृत्यु हो जाएगी, डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि पत्नी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने से पहला बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, और दूसरा जो बच्चा होगा, दूसरा बच्चे का जन्म होगा तो या तो वो गर्भ में खत्म हो जाएगा या फिर वो प्रसव के दौरान खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं उरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, उरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, इस बीमारी का नाम है। अब इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है क्या, तो इस ठीक करने की कोई दवा नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग लगाया ये जा सकता है कि भाई हम क्या करें कि बच्चे का जो ब्लड है वो गर्भ के अंदर मिक्स होने से पहले, मतलब पिता का जो है वो पॉजिटिव फैक्टर और माता का नेगेटिव फैक्टर अंदर मिक्स हो, बच्चे के ब्लड में मिक्स हो, इससे पहले हम क्या करते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं। समझ में, जिसको हम लोग प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो प्री मैच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चे को 8 महीना या 9 महीना जो भी डेट होता है उस डेट से कुछ दिन पहले ही हम उसकी डिलीवरी करा लेते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो RH फैक्टर प्लस और माइनस मिक्स ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये एक तरीका है इससे बचने का, है ना, और कोई तरीका अभी तक तो नहीं पता चल पाया। चलिए, क्या कहते हैं इस बीमारी को, उरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नए एंटीजन भी खोजे गए थे, कुछ नए एंटीजन भी खोजे गए थे जिसको H नाम दिया गया था, एंटीजन H। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, A, B, O और AB, यही सब देखा एंटीजन। अब हम लोगों ने क्या, अब H एंटीजन को भी खोजा गया था। इस H एंटीजन जो है ये, इसका काम भी जो है वो लगभग O ब्लड ग्रुप जैसा ही है।
ठीक है, ये भी लगभग O के जैसा ही बिहेव करता है। H एंटीजन को दो टाइप में बांट दिया गया, पहला था H1 और दूसरा क्या था, H2 था। ठीक है, H1 को हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं और H2 को इंदिरा ब्लड ग्रुप कहते हैं। H1 की जो खोज हुई, H1 जो ब्लड ग्रुप जो है सबसे पहले पाया गया था बॉम्बे में, इसीलिए इसको कहा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, 1952 में पाया गया। और इंदिरा ब्लड ग्रुप सबसे पहले गुजरात में पाया गया 1969 में। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लड ग्रुप बहुत ही कम है ना। इंडिया में तो गिने चुने हैं, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है भारत में 10 या 15 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद फिर अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ये वर्ल्ड में बहुत कम लोग में हैं। जैसे कि आप मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया की बात की जाए तो वहां पर आपको इस ब्लड ग्रुप के लोग मिलेंगे। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप रहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो याद रखिएगा RH फैक्टर क्या होता है मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, तो अब किसी को मेरे यहाँ से डाउट नहीं होगा। आपको अगर आपको माइक्रोस्कोप दे दिया जाए तो किसी का खून भी आप टेस्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, इतना आपको जानकारी मैंने दे दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर RH फैक्टर पॉजिटिव की बात मैं करूं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं RH फैक्टर की बात करूं तो लगभग 95% लोगों का पॉजिटिव फैक्टर होता है। ठीक है, और जो है बचा 5% लोगों का निगेटिव फैक्टर होता है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में 95% लोगों में जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है और बाकी 5% लोगों में निगेटिव है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जब ब्लड ग्रुप समझा रहा था तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 23, 32, 8 और 37 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप की परसेंटेज है भारत में। मतलब ए ब्लड ग्रुप का परसेंट भारत में लगभग 23% है, बी ब्लड ग्रुप लगभग 32% है, AB ब्लड ग्रुप लगभग 8% है और O ब्लड ग्रुप लगभग कितना है, 37% के आसपास है। ठीक है, खैर इतना तो आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था ब्लड आज का हमारा चैप्टर, और ब्लड लगभग पूरी तरह से हम लोगों ने खत्म कर दिया है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के खत्म किया है। ठीक है, इससे बाहर ब्लड से कुछ नहीं पूछा जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक का ये डाटा है, एक बुक में नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है, फिर अब अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दो। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और ये जो पीछे आवाज आ रही है गाड़ी और इससे संबंधित सुझाव मत देना, क्योंकि इसका जो है समाधान करना बहुत लंबे समय का है काम। ठीक है, अभी तुरंत नहीं हो सकता, धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ समय बाद इसको समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।